नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। और ये क्लास दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों। आज हमने इस क्लास में 100 प्रश्न आपके सामने रखे हैं जो कि 100% एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। क्लास को शुरू करूंगा, ध्यान से पढ़ना है। 100 प्रश्न आपके सामने है। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो साथियों, जापान का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका को, जो को जापान का एक महत्वपूर्ण शहर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी साथियों, वो दामोदर नदी पर बनी थी। इसको भी नोट करना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है साथियों। परीक्षा में आने की 100% गारंटी है। आपके इस परीक्षा से 10 नंबर तो क्लियर होंगे ही। देखिए, अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो साथियों, जो अर्जुन अवार्ड है वो मिलता है खेल कूद के क्षेत्र में, ये भी याद रखना है। और याद रखना, जो अर्जुन अवार्ड है स्टार्ट होता है 1961 में, सबसे पहले ये शुरू होता है अर्जुन अवार्ड। खेल कूद के क्षेत्र में इसमें प्रदान होते हैं क्या? अर्जुन अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। देखिए, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो साथियों, जो ईरानी कप है उसका संबंध है क्रिकेट से। आज मैं इसी क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन और कराऊंगा। देखिए, जो पहली ट्रॉफी है इसका नाम है दिलीप ट्रॉफी। ये ट्रॉफी ये वाली है, ये ईरानी ट्रॉफी है। और ये रणजी ट्रॉफी है। ये तीनों ट्रॉफियों का संबंध है क्रिकेट से दोस्तों। ईरानी ट्रॉफी, दिलीप और रणजी, तीनों ट्रॉफियों का संबंध क्रिकेट से। इस बात को भी याद रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। देखिए, हाल ही में फ्रांस में गिरफ्तार किए गए टेलीग्राम के सीईओ कौन है? हाल ही में इनको गिरफ्तार किया गया था फ्रांस की सरकार द्वारा, और ये टेलीग्राम के सीईओ थे। तो इनका नाम था पावेल दुरेव कौन। इनको हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। ये प्रश्न पूछा जाने वाला आने वाला एग्जाम में प्रश्न है, इस बात को भी नोट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पेंशन योजना स्टार्ट की है। जितने भी कर्मचारी हैं भारत में, उन सभी को पेंशन देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया है। इस बात को भी नोट करना है। और यहाँ आपके सामने मोदी जी बैठे हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। देखिए, लाल नदी, जिसको रेड रिवर कहते हैं, किस देश में बहती है? तो साथियों, जो लाल नदी है वो बहती है वियतनाम कंट्री में। इसको भी नोट करना है। आगे चलते हैं, अपनी परीक्षा के लिए अपने माइंड में फिट कीजिए हर प्रश्न को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो साथियों, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं शुक्र को। जो शुक्र ग्रह है पृथ्वी की बहन है। यहाँ पर आपके सामने ये पृथ्वी है और इसके बगल में जो है ये शुक्र है, मार्स। इन हर प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है दोस्तों। तो पूरी मेहनत से देखना है, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो साथियों, आपके सामने गन्ना जो है, कपास, चावल, गेहूं। तो गेहूं आप जानते हैं, जो गेहूं जो है ये रबी की फसल है, जो कि मार्च अप्रैल महीने में काटी जाती है। और बाकी गन्ना है, कपास है, ये सभी, ये तीनों की तीनों फसलें जो है रबी खरीफ की फसलें। इस बात को भी नोट करना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों, वायुमंडल में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इस बात को नोट करना है। ये हमें हानि पहुंचाता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश किरण से जो हमारी समताप मंडल परत होती है, यहाँ पर एक ओजोन लेयर होती है, ओजोन परत होती है। इसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा कुछ भी नहीं कर पाता। इसको भी नोट करना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं अब बात करूं नाइट्रस ऑक्साइड की साथियों, जिसे हम N2O बोलते हैं, और ये हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों। देखिए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासन काल में थे? तो साथियों, जो अष्टप्रधान है इसका मतलब है कि 8 महान कवि किस राजा के दरबार में थे?
तो उनका नाम है कृष्णदेवराय, महाराज कृष्णदेवराय, जो कि कर्नाटक में विजयनगर के राजा थे, जिनके दरबार में 8 महान विद्वान थे। इनको भी नोट करना है, महाराज कृष्णदेवराय। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। आशा है कि यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, किस देश में है? तो साथियों ये नेपाल में है। ये आप याद रखना है। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। ये भी नोट करना है, भारत के जस्ट ऊपर है। आगे चलते हैं साथियों। पृथ्वी की पपड़ी जिसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, इसकी ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो साथियों इसे कहते हैं, आपके सामने रेड रेड वाला है, इसको कहते हैं मैग्मा। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मैग्मा को कहते हैं लावा। ये भी आप जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले जो नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय, उसका सबसे पहले आकलन किया था भारत में दादा भाई नौरोजी ने। इसको भी याद रखना है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों। WTO का मुख्यालय कहां पर है? WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। साथियों बात करें विश्व व्यापार संगठन की, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, जो कि कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। इसको भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड। बात करें इसकी स्थापना कब होती है साथियों? स्थापना की बात करें इसकी, तो याद रखना है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है साथियों। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो जो मुद्रा आपूर्ति है, यानी जो मुद्रा है, धन, उसकी जो धन है घटना बढ़ना, वो कौन कंट्रोल करता है इसको? तो साथियों जो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसको कंट्रोल करती है मुद्रा आपूर्ति को, और यही इस नोट को छापती है। नोट को छापने वाली भारतीय रिजर्व बैंक है। बात करें सर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, इसको आपको कमेंट में लिखना है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है ये आपको कमेंट में इसके उत्तर देने हैं। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है साथियों? तो साथियों जो ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में, जिसको हम मीसोस्फीयर कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम घटना है, बादल वगैरह, सब कहाँ? क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। आयनिक मंडल की बात करें, इसमें जितने भी सैटेलाइट हैं, प्रौद्योगिकी हैं, सब इसी में मिलती हैं। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, किसने दिया? तो साथियों जो डायर था, इस डायर ने, RH डायर, इसने जलियांवाला हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। और ये घटना कब होती है साथियों? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना होती है। कहां पर? पंजाब के अमृतसर में। ये भी याद रखना है, पंजाब के अमृतसर में घटना होती है। और जो डायर था इसने गोली चलाने का आदेश दिया। उस घटना में कई हजारों व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति मारे गए थे। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो साथियों देश बंधु की उपाधि किनको मिली है? ये मिली है चित्तरंजन दास, जिन्हें हम CR दास भी कहते हैं। इनको देश बंधु की उपाधि मिली है साथियों। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। चलिए, जाना बिल्कुल भी नहीं है, आपके सामने 100 प्रश्न रखे हैं मैंने, बहुत ही इंपोर्टेंट। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, इन्होंने हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि थी। तो उनको उन्होंने, जब जो घटना हुई थी 1919 में, हमारे देश के कई लोग मारे गए थे उस घटना में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस उपाधि को लौटा दिया। हमें नहीं चाहिए ऐसी उपाधि, ये कह दिया, जिसमें हमारे देशों की जान जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों उस टाइम पर जो नरसंहार हुआ था, उस टाइम पर जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसको भी नोट करना है, चेम्सफोर्ड था उस समय पर जब ये घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में।
आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। तो लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का पहला वायसराय था अंग्रेजों के समय में, ये भी नोट करना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो साथियों जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक लिखी थी, इनका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस बात को नोट करना है, भूलना नहीं है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें साथियों इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम जो पुस्तक है वो किसकी है? ये पुस्तक सरोजिनी नायडू की है। किसकी है? सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, सरोजिनी नायडू। इंडिया विंग्स फ्रीडम। बात करें साथियों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये पुस्तक किसकी है? तो साथियों ये पुस्तक महात्मा गांधी है। इसकी महात्मा गांधी की है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का हिंदी में मतलब होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए थोड़ा जो खेल नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो थोड़ा कहाँ का है सर? थोड़ा जो फेस्टिवल है वो कहाँ का है? ये है सिक्किम का एक फेमस डांस है, ये भी नोट करना है। और ये खेल के समय इस नृत्य को करते हैं, ये भी नोट करना है साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों हमने बात की थी, जो महाराज कृष्णदेवराय थे वो हम्पी कर्नाटक की थे। तो साथियों हम्पी जो नृत्य है वो कहाँ का होगा? ये कर्नाटक का है, इस बात को याद रखना है। हम्पी कहाँ का? कर्नाटक का है, ये एक इंपोर्टेंट फेस्टिवल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो गमोचा कहाँ का है सर? ये गमोचा जो फेस्टिवल है ये कहाँ का है? ये असम का एक इम्पोर्टेंट कल्चरल जो सिंबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गमोचा कहाँ का? असम का है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो मैं इस प्रश्न को आप सभी के लिए दूंगा, इस प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है? तो साथियों जो भारतीय टीम की कप्तान है उनका नाम है स्मृति मंधाना, जो 2024 की T20 महिला विश्व कप की कप्तान बनी है। इसको भी नोट करना है, लेटेस्ट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है साथियों? तो ये प्राप्त हुआ है किसको? ये हुआ है डॉक्टर जो प्रो गोविंद राजन पद्मानंद, इनको वैज्ञानिक पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की? 100% एग्जाम में आने की संभावना है इसकी। साथियों हाल ही में जो हमारे देश का नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, इसको दोबारा से बनाने की जो नरेंद्र मोदी ने भी घोषणा की है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने विभाजन दिवस का स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों आपने कई दिवस पढ़े होंगे लेकिन ये दिवस किसी ने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14 अगस्त को होता है विभाजन दिवस का स्मृति दिवस, इसको भी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, अमन सहरावत, सुशील कुमार। तो साथियों जो अमन सहरावत जो है हाल ही में ये सबसे कम उम्र में ओलंपिक में पदक जीतने वाला विजेता है अमन सहरावत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 6 अगस्त 2024 को ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी थी? तो हाल ही में जो ओलंपिक फाइनल में पहुंची उनका नाम था विनेश फोगाट। ये हाल ही में फाइनल में पहुंची थी लेकिन इनको 100 ग्राम वजन के लिए, मात्र 100 ग्राम वजन के लिए वहां से आउट कर दिया, इन्होंने इनको खेलने की अनुमति नहीं दी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है टेक्सास अमेरिका में दोस्तों। भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है, ब्रॉन्ज की है, ये भी नोट करना है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विदेशों में भी भगवान की मूर्ति हमारे यहाँ की चल रही है, देख लो। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न
इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों, जो इटली की कैपिटल है रोम, वो टाइबर नदी के किनारे है। इस बात को भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को भी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जब तक 100 प्रश्न ना कर लेंगे दोस्तों, उठना मत, ये आज पढ़ लेना है पूरी मेहनत से। देखिए, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो साथियों, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा, ये तो आप जानते ही हैं, इसको भी याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होगा। देखिए, बिहार केसरी जो है, ये इन्हें कहते हैं श्री कृष्ण सिन्हा को। अब इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि जो श्री कृष्ण सिन्हा जी हैं, जो कि बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, यानी कि सीएम थे, श्री कृष्ण सिन्हा, और लगातार 2 बार रह चुके हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं? इनको बिहार केसरी कहते हैं। ये भी नोट करना है, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा को कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत के पौधों के शैवाल के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न पूछा गया, प्रश्न एग्जाम में, इंपोर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सितार के उस्ताद, जिन्हें हम सितार मास्टर कहते हैं, इनके किसे, यानी कि इनके रूप में किसे जाना जाता है? तो आप जानते हैं भारत के सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर, क्योंकि भारत के एक सितार वादक है। ये भी नोट करना है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनका संबंध किससे है? ये है शहनाई वादक। क्या है सर? शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है, इसको भी याद रखना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, और इनको क्या मिला है? इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिला है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया? तो साथियों, जो कमला हैरिस है, जो कि यूएसए अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति बनी थी, ये भी नोट करना है, कमला हैरिस, और जो कि लेटेस्ट 1-2 वर्ष पहले ही बनी है कमला हैरिस। तो ये प्रश्न कई बार आया है, इसलिए याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? तो साथियों, गुड़ी पड़वा, बोनालू, बूंदी उत्सव, माथो नारंग। तो साथियों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गुड़ी पड़वा। जो गुड़ी पड़वा है, ये कहाँ का? ये महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं बोनालू, तो ये साथी ये कहाँ का? ये तेलंगाना का फेस्टिवल है। बोनालू कहाँ का? तेलंगाना का। और बूंदी उत्सव जो है, ये कहाँ का है साथियों? ये बूंदी फेस्टिवल है, ये हमारा राजस्थान का है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो गिद्दा जो शैली है, नृत्य शैली, वो कहाँ की? ये है पंजाब की एक इंपोर्टेंट शैली है। ये भी नोट और याद कर लेना है अच्छी तरह से। गिद्दा पंजाब का है। आगे बढ़ते हैं। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप नंबर पे मिल जाना, नंबर थोड़ी मिस्टेक है नंबर पे। ठीक है, तो नंबर में काउंट हो गया है। तो सत्रिया कहाँ का फेस्टिवल है साथियों? जो कि नवीनतम फेस्टिवल है। तो सत्रिया हमारा असम का फेस्टिवल है, जो कि सबसे नवीनतम न्यू क्लासिकल डांस है असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो साथियों, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो नोट ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अभी मैंने आपको कराया था। देखिए, तो बोनालू जो है, इसमें देवी महाकाली की पूजा करते हैं। और ये लोग कहाँ के लोग करते हैं? ये करते हैं तेलंगाना के लोग। बोनालू कहाँ का फेस्टिवल? ये है तेलंगाना का। बात करता हूँ साथियों केरल। तो केरल का एक मार्शल आर्ट जो कि बहुत चर्चा में चल रहा है, जिसका नाम है कलारी पट्टू, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो कलारी पट्टू का नाम मत याद रखना। जो कलारी पट्टू है, ये कहाँ का? केरल का एक मार्शल आर्ट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इंतजार करता हुआ, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े, प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? साथियों, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? इनका संबंध है बांसुरी वादक, यानी कि ये बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें शहनाई वादक कौन है? तो शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां।
अभी बात करके आए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है। और बात करें पंथी, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो साथियों जो पंथी जो नृत्य शैली है वो कहाँ की? ये छत्तीसगढ़ की याद रखना है शैली है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चापचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चापचार जो कूट फेस्टिवल है वो कहाँ पर? ये मिजोरम का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है साथियों, जिसके पीछे कूट आता है तो वो अधिकतर चांस मिजोरम के ही आते हैं। तो जितने भी डांस हैं जिनके पीछे कूट आए तो कहाँ का? मिजोरम का होगा। बात करता हूँ गोवा राज्य की, तो गोवा जो हमारा स्टेट है यहाँ का सिग्मो फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मो कहाँ का साथियों? ये फेस्टिवल कहाँ का? ये गोवा का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? साथियों जो अदिति अशोक है इनका संबंध जो है वो किससे है? वो है गोल्फ से। ये भी नोट करना, गोल्फ इनका खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सती प्रथा का निषेध किया गया था, यानी कि सती प्रथा को कब बंद किया गया? तो 1829 में। ये भी याद रखना है 1829 में इसको बंद किया। और उस टाइम पर कौन थे? उस टाइम पर जो वायसराय था विलियम बेटिंग था, विलियम बेटिक उस टाइम पर वायसराय था। बात करते हैं किन के प्रयासों से इसको रोका गया? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को रोका गया, राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो साथियों अनुच्छेद 270 के अनुसार जम्मू कश्मीर को एक विशेष यानी कि एक स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त है, आर्टिकल 270। ठीक है, सॉरी 370, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, आर्टिकल 370 के तहत। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो लेडी विद द लैंप कहते हैं साथियों फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ये भी याद रखिएगा, लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो साथियों भारतीय संविधान को सबसे पहले अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान में अपनाया गया। ये भी नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? साथियों तो आप जानते हैं जो वित्त आयोग है फाइनेंस कमीशन है, उसको किस में आता है? आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन आता है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, तीनों भारतीय सेना सर्वोच्च, जो तीनों सेना होती है भारत की, उनका सर्वोच्च नायक सुप्रीम कमांडर कौन है? तो साथियों राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है वो इन तीनों बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान को में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। आप जानते हैं आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में लिखा है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो साथियों ये जर्मनी से ली है। जो आपातकालीन है भारत के संविधान में, और ये किस अनुच्छेद में लगता है आपातकालीन? ये आपको बताना है कमेंट में, आपातकालीन किस आर्टिकल में है, ये आपके लिए कमेंट में क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ कहाँ से? तो साथियों मोहिनीअट्टम कहाँ का? ये केरल का एक इंपोर्टेंट फेस्टिवल है। मोहिनी अट्टम कहाँ का? केरल का फेस्टिवल है, जिसमें भगवान विष्णु हैं वे नृत्य करते हैं और भस्मासुर को भस्म कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य संस्थापक थे? तो आप जानते हैं विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? इनका नाम था कृष्णदेव राय। हम बात कर चुके हैं, ये तो शासक थे। बात करते हैं स्थापना की, तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की। ये भी याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है? जो गीत गोविंद है साथियों उसके कवि कौन थे? उस कवि थे जयदेव, जो कि एक इंपोर्टेंट बुक बनती है गीत काव्य, और इसके कवि कौन थे? गीत गोविंद के जयदेव थे। इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल के देवता कौन है? अभी जाना नहीं है, थोड़े से प्रश्न और शेष रह गए हैं साथियों, पूरी मेहनत से पढ़िएगा, सिलेक्शन आपकी जेब में होगा आपकी बार।
तो ऋग्वैदिक काल कौन है? इंद्र और अग्नि जो है ऋग्वैदिक काल के देवता हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? तो साथियों जो शाहजहां है, जो कि मुगल शासकों का एक इम्पोर्टेंट शासक था शाहजहां, जिसने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया, याद रखना। और इसी ने आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में आगरा में ताजमहल को बनवाया, इसी ने, शाहजहां ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो दिल्ली के जो लास्ट नंबर के बादशाह थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर, जो कि दिल्ली के सबसे अंतिम बादशाह थे। ठीक है, मुगलों में बादशाह कहते हैं और हिंदुओं में शासक, सम्राट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है? ये प्रश्न अभी पूछा गया है सीजीएल की सेकंड शिफ्ट में। ऐसे नॉर्मल प्रश्न आ रहे हैं सीजीएल में, आप देख लीजिए। तो एमटीएस तो तुच्छ सा लेवल का है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है साथियों? ये है कोलकाता हाई कोर्ट। ये भी नोट करना है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। कोलकाता हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हाल ही में दिए गए 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार मिला है? तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है, परीक्षा में आने की इसकी 100% संभावना है दोस्तों। तो हाल ही में जो 70वां नेशनल फिल्म पुरस्कार वो मिला है ऋषभ शेट्टी को। इसको ऋषभ शेट्टी जो जो आपके अभिनेता हैं, इनको पुरस्कार मिला है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वे कौन थे? तो साथी जो वे पूर्व विदेश मंत्री थे, इसको भी नोट करना है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है 93 वर्ष की उम्र में। तो इस प्रश्न की आने की संभावना कैसे नहीं बनती, आप बताइए, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं? तो साथियों पूरे विश्व में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? तो आप जानते हैं जो मनोज सोनी थे, इनसे पहले उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था 2-3 महीने पहले, और उनके स्थान पर प्रीति सूदन को बनाया गया यूपीएससी की नई अध्यक्ष, प्रीति सूदन। ये प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस क्रिकेट टीम ने वोमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है साथियों? तो ये जीता है हाल ही में श्रीलंका ने। इसको भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले 2023 में भारत ने जीता, लेकिन 2024 में श्रीलंका ने इस कप को जीत लिया, वोमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो साथियों उस टाइम पर 15 फीमेल मेंबर थी। भारत के संविधान के निर्माण में सहायता करने वाली 15 महिला सदस्य थी। ये प्रश्न ना जाने कितनी बार पूछा गया है कि कितनी मेंबर थी महिला मेंबर, तो 15 महिला सदस्य थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की? जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसकी अध्यक्षता करने वाली कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिनको लौह पुरुष कहते हैं। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्होंने ही प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न साथियों, 100% इसकी छपने की गारंटी है। जो प्रश्न करा रहा हूं पूरी मेहनत से पढ़िएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं और इन्हीं को संविधान के जनक कहते हैं। और आर्टिकल जो अनुच्छेद 32 है, इन्होंने उसको संविधान की आत्मा कहा है। ये प्रश्न कई बार आता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो साथियों भारत के संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायचौदा। इन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा है, इस बात को नोट कीजिएगा। अपने हाथों से लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण। उनमें उनकी सहायता किसने की? उनमें सारी चीज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नियम बनाए थे और इन्होंने उनको हाथ से लिखा था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो साथियों अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान है कि भारत के लिए
भारत के राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। आगे बढ़ते हैं, हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा कंट्रोल होती है, हम बात कर चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कंट्रोल होती है साथियों। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं साथियों, तो चावल का कटोरा कहते हैं आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा। यहाँ पर चावल की खेती होती है, इसीलिए चावल का कटोरा कहते हैं आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था, तो साथियों गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये इनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो साथियों भारत का जो सबसे बड़ा सिटी है वो कौन सा है, वो मुंबई है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी सिटी कौन सी, मुंबई भारत की सबसे बड़ी सिटी है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो साथियों ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी, वो सरोजिनी नायडू थी। ये बात कर चुके हैं, इनकी पुस्तक थी द बिंग्स फ्रीडम, द बिंग्स फ्रीडम की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, और प्रतिभा पाटिल जो है ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। आगे बढ़ते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर अवार्ड विजेता कौन थे, तो सबसे पहले भानु अथैया को इस अवार्ड मिलता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आगे बढ़ते हैं साथियों, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे, ये प्रश्न आया आपके सामने कि भारतीय सिनेमा के जनक थे, तो उनका नाम है दादा साहब फाल्के। इनको सबसे पहले इन्होंने ही भारतीय सिनेमा को स्टार्ट किया था और पहली फिल्म बनाई थी भारतीय हरिश्चंद्र, इसको भी याद रखिए, भारतीय हरिश्चंद्र पहली फिल्म बनाई थी इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, ये कह रहा है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो ये बांग्लादेश के साथ है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो साथियों तो जवाहर सुरंग है जो कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग, ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर की सुरंग है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, साथियों यहाँ पर एक राज्य है सिक्किम, सिक्किम के ऊपर चीन, बगल में नेपाल और इस साइड में भूटान है, तो ये सिक्किम इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सिक्किम के तीन देश लगते हैं, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है, तो साथियों लैगून झील कहाँ पर, चिल्का को कहते हैं, क्योंकि ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है और ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा शहर की झील है, उड़ीसा में है, ये भी याद रखिए, भारत की सबसे खारे पानी की झील जिसे लैगून झील कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम, बात कर चुके हैं दामोदर नदी, इसका आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, ये भी आप जानते हैं, जो मेघालय का मावेनिस नाम, जो माफिन नाम बोलते हैं, ये यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं कि भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जो दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का एक इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है साथियों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, भारत में जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, तो कान्हा कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश का एक इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है दोस्तों। आगे चलते हैं, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो सबसे इंपोर्टेंट जो मिट्टी है वो सोइल है, वो कौन सी है, वो है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि इसी में सर्वाधिक खेती होती है, जलोढ़ मिट्टी में, याद रखिए। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक सोयाबीन को उत्पादन करने वाला सबसे पहला राज्य है। आगे बढ़ते हैं, वह कौन शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठकर अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, तो वो था अशोक, फिर भी इसको महान कहते हैं लोग। इसने अपने बड़े भाई की हत्या की थी, लेकिन इसने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग के युद्ध बाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो साथियों जो अंगुत्तर निकाय है इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के पास कौन सा मंत्रालय नहीं है, साथियों इनके पास गृह मंत्रालय नहीं है, बाकी के सब मंत्रालय, इनके पास अंतरिक्ष मंत्रालय भी है, परमाणु विभाग मंत्रालय भी है, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय भी है, इनके पास ही है, जो हमारा गृह मंत्रालय इनके पास नहीं है। आगे चलते हैं, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो जो अमित शाह है इनके पास वर्तमान में रक्षा मंत्रालय है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं इनको, डिफेंस मिनिस्टर। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है, तो इनका नाम है
निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? ये हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं फिनिश होगी। एक दो प्रश्न और रह गए हैं। वर्तमान में नागर विमानन मंत्री कौन है? जिनका नाम है श्री किंजपुरम मोहन नायडू जो है वर्तमान में नागर विमानन मंत्री है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जनजातीय मंत्री कौन है साथियों? तो इनका नाम है श्री जुएल ओराम जो कि वर्तमान में जनजातीय मंत्री है। यहाँ पर एक प्रश्न और शेष रह गया, अंतिम प्रश्न आपके लिए। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है जो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो है वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। पूरे 100 प्रश्न हमने आज किए। क्लास कैसी लगी कमेंट में हमें उत्तर दीजिएगा, और अगर हमारी क्लास पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। ऐसी और अधिक वीडियो के लिए धन्यवाद।